हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। तो अपन अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का जो चल रहा है आप लोगों के लिए। तो अपना दूसरा सेशन में आज अपन जो अपन ने कल पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसी से आगे अपन को आज पढ़ना है। तो उसमें अपन आज स्टार्ट करने वाले कैलकुलस पोर्शन में इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें अगर सबसे पहले वर्ड्स देना चाहूँगा आपके लिए कि क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एन एफर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप लोगों को एफर्ट करना है, उसी से रिजल्ट आएगा, ये एक्सीडेंटली रिजल्ट नहीं आ सकता। तो आप लोगों के इसके लिए मेहनत करिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सिर्फ आप इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथ्स दोनों में अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट आता है, ईएसी का क्वेश्चन हो, गेट का क्वेश्चन हो, एसएससी जेई का क्वेश्चन हो, या किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप मुझसे डायरेक्ट वहां पर पूछ सकते हैं। तो अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो अपना सेशन की बात की जाए तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन अपन दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, तो सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास ऐसी लिमिट हो, लेट अस सपोज 2 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें आप देखिए आपके पास लिमिट है कि उसे इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर 3 के बीच में। तो ये कौन सा टाइप हो गया आपका? ये आपका टाइप हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर आपके पास लिमिट जो है नहीं है, मींस आपने बोला लेट अस सपोज दिस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स, यहाँ पे आपके पास लिमिट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज नथिंग बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए अगर आपसे बात करें कि ये अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो अगर आपसे मैं इसका इंटीग्रेशन कब पूछूं तो आप कहेंगे सर दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाई 3 एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 to 3। आप अपर लिमिट रख देंगे, दैट इज नथिंग बट 1/3 इन द ब्रैकेट 8 माइनस ऑफ सॉरी 27 माइनस ऑफ 8, दिस इज द आंसर। और इसका अगर पूछे तो आप सिंपली कह देंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट किस में आता है, तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी भी प्रकार से कोई कांस्टेंट नहीं आता है। ओके, चलिए तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो अलग अलग फॉर्मूलेज नहीं है, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सेम आपको वही फॉर्मूला डेफिनेट में यूज करना, बस वहां पर आप लिमिट रख दीजिए। तो आगे अपन वह सारी चीजें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले देखने। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज एक्स टू द पावर एन dx। तो ये फॉर्मूला तो आप 11th-12th से देखते आ रहे हैं, क्या? एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है। e टू द पावर ax का बात करें तो e टू द पावर ax की वैल्यू होती है e टू द पावर ax बाई a। जनरली आप सभी लोग क्या करते हैं, आपको याद रहता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। सही बात है, मगर अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात की जाए, अगर e टू द पावर ax dx है, तो आप क्या करते हैं, इसमें ax को मानते हैं t। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाती है a dx इज इक्वल टू dt बाई a। ओके, तो dt बाई a, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो गई? e टू द पावर t। dx की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी? dt बाई a। तो इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a। तो ये यहाँ से आता है, कुछ नहीं, वो पुट करके आता है। 1 अपॉन एक्स की बात की जाए तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ये सारे सेशंस में अभी आपको एक क्रैश कोर्स चल रहा है, और ये जो क्रैश कोर्स है इसमें आपको ये सारी चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं कि ये सारी चीजें आप आने वाले जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम से, जिसमें जहां पर भी आपको मैथ्स आता है, आप वहां पर किसी भी प्रकार से एक भी मार्क्स लूज ना करें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला और इन सारी चीजों की वजह से आप वहां पे मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि जब आप गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि आपको ओवरऑल पढ़ना कितना क्या है, गेट में क्या पढ़ना है। देखिए मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप ईएससी के जितने भी क्वेश्चंस, ये क्रैश कोर्स कंप्लीट होने के बाद 10 दिन के बाद करेंगे, आपसे ईएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक साल में, अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आते हैं अपने
इंजीनियरिंग मैथ्स के, तो वह आपसे 10 to 11 क्वेश्चन सारे बनेंगे। बट गेट की बात की जाए तो गेट आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले से रिवाइज नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंज करके करता है। बट हाँ, वन थिंग कि गेट का जितना भी सिलेबस है पूरा इतना ही सिलेबस है, सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। हाँ, आपको इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो न्यूमेरिकल यूज करना है कि अपन को न्यूमेरिकल करवाना चाहिए इनके, तो इनके न्यूमेरिकल जरूर कराए जाएंगे। जैसे ये क्रैश कोर्स खत्म होगा उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। बट आप अगर इस क्रैश कोर्स को नहीं करते तो आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब मैं आपको वहाँ फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे यूज करते वही बताऊंगा, तो आप बिना उसके यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्रैश कोर्स को अच्छे से ध्यान करना है, अच्छे से इनके जितने फॉर्मूले इनको ध्यान में रखना है, ताकि आप वहां पर एप्लीकेशन पार्ट यूज कर सके, और इसे जितना हो सके उतना लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फोर्थ थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले सिंपल सा तरीका मैं आपको ध्यान रखने का बताता हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन अपन ने पिछले सेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगर अपन बात करें, सिंपल सी बात बताए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या था। तो आप कहेंगे सर एक्स टू द पावर एन नहीं, एक्स स्क्वायर से ही समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, आपने कहा 2x। अब आप एक काम करिए, इसका इंटीग्रेट करिए। तो जैसे ही आपने इसका इंटीग्रेशन किया, जैसे ही आपने इसका इंटीग्रेशन किया, ये वैल्यू हो गई 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ए से बी पर जा रहे हैं डिफरेंशिएशन करके, क्या करके, डिफरेंशिएशन करके अगर ए से बी जा रहे हैं, तो बी से ए पर आप कैसे आ सकते हैं, इंटीग्रेशन करके। मींस दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो देखिए, आप क्या करते थे वहां पर, आप करते थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोल देते थे आप, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कहते थे आप कॉस एक्स। और कॉस एक्स की अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता था, डिफरेंशिएशन अगर बात करें डी बाई डी एक्स, तो आप कहते थे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन एक्स। तो देखिए, यही है ना, यही तो बात है। ये माइनस साइन को आप यहाँ पहुंचा देंगे तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो रहा है या नहीं। कॉस एक्स की अगर अपन बात करें तो आप इधर से लीजिए, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ से आपने किया इंटीग्रेशन। साइन एक्स का मैं इधर पहुंचना चाहूँ तो होना चाहिए डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स ही होता है। टेन एक्स की बात की जाए तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लोग जनरली यहाँ पे भूल जाते हैं कि क्या है। और दूसरी चीज, अगर कॉट एक्स की बात की जाए तो कॉट एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली सभी लोग यहाँ यहीं पर सिली मिस्टेक करते हैं, क्यों, क्योंकि वह टेन एक्स का ध्यान रख लेते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, तो कॉट एक्स का सब में सोचते हैं कि इसका उल्टा होगा, और उल्टा करके क्या कर देते हैं, डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉजेक एक्स। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉजेक एक्स नहीं है यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। चलिए, sec x के इंटीग्रेशन की बात की जाए तो sec x इज नथिंग बट log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस ऑफ 10x। cosec x की बात की जाए तो log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x। ये डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले, आपको डायरेक्ट इनको सारे फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ये आपने जब 11th-12th क्लास की होगी तो आपको सारी चीजें पता होगी। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, sec स्क्वायर x की बात करी जाए, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि यहाँ से आप कैसे गए इंटीग्रेशन से, अगर मैं आपसे पूछूं 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आप कहेंगे sec स्क्वायर x। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वापस डिफरेंशिएशन से आ गए ना, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वह लोग टेंशन ये ना लें कि सर आप हमको यहाँ पे इतने स्पीड से चल रहा है अपना क्रैश कोर्स, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कैसे क्लियर होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहां पर पूछिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो कोई वरी नहीं है, पिछली क्लास के जो भी पीपीटी थी, जो भी मैंने क्लास में पढ़ा है, सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो जैसे ही ये क्लास भी खत्म होगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि मेरे उस टेलीग्राम चैनल भी यही है मेरा, और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी मेरा यही है। तो आपको दोनों चीज के लिए इसी को यूज करना है। आप जैसे ही मेरा ये कूपन कोड यूज करेंगे, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल भी यही यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अपन कि कॉजेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात की जाए तो कॉजेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है, ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ है। तो सिमिलरली आप इसमें जाए तो ये क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो जनरली आप लोगों को ये याद रहता है कि कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉजेक स्क्वायर एक्स। तो आप ये कहें कि सर इधर पे तो माइनस है नहीं, है माइनस, आप देखिए ये माइनस इधर से ही यहीं तो आएगा, ठीक है। सेक एक्स टेन एक्स की बात की जाए तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक एक्स टेन एक्स ही है। मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें और इतने धीरे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपको वहां पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं आते, मगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप सभी लोगों को याद रहते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ।
इसकी बात की जाए तो कॉजेक एक्स का भी यहाँ पे आप देखिए कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉजेक माइनस ऑफ कॉजेक एक्स कॉट एक्स, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब सुनिए, ये जो दोनों फॉर्मूले ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्यों मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से आपने डिफरेंशिएशन में ध्यान रखा था, जिस प्रकार से आपने डिफरेंशिएशन में ध्यान किया था, क्या किया था आपने डिफरेंशिएशन की d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स की बात करें तो क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो दोनों में अगर बात की जाए तो दोनों में किसी भी प्रकार से माइनस साइन नहीं आता है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी कहीं पर माइनस साइन नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन में आप डिफरेंशिएशन करिए चाहे आप उसका इंटीग्रेशन करिए, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी माइनस साइन नहीं आएगा। अगर आप बात की जाए तो dx की अगर अपन बात करें, अब इनवर्स फॉर्मूले में बात की जाए तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए है। जैसे आपने पिछले उसमें मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर था। तो यहीं से मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में ले लिया ताकि आपको जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ध्यान रहे। देखिए फॉर्मूले तो इतने सारे हैं इंटीग्रेशन के कि आपको मैं लिखाते रहूंगा तो इसी के आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है 40 एक हो जाएंगे, 40 के अप्रॉक्स आपको यही डायरेक्ट फॉर्मूले हो जाएंगे। मगर सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो यूज होते हैं जो इनका अपन अप्लाई करते हैं या फिर दूसरे इनकी मदद से निकाल सकते हैं, तो आपको यही बेसिक फॉर्मूलेज ध्यान रखने। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये भी आपको फॉर्मूला पता होगा, डिफरेंशिएशन से ही आया है, डिफरेंशिएशन वाले से ही अपन ने एक इंटीग्रेट को किया। मगर ये वाला फॉर्मूला ना सबसे सिंपल सी बात सुनिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें हर साल गेट में एक क्वेश्चन आता रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसा है, अगर अपन से बात करें तो डायरेक्टली आपसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां पर आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कहां पर इंटीग्रेशन यूज करते हैं आप, जब आप ग्रीन्स थ्योरम पढ़ते हैं, जब आप स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं, तो अगर उन इक्वेशंस में बात की जाए तो इंटीग्रेशन करते हैं, और वहां पर अगर बात किया जाए तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को इंपॉर्टेंट रहती है। अब मैं आपको इसका देखिए ये फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, मगर मैं आपको ये फिर भी एक सिंपल तरीके से बताता हूँ याद करने के लिए। देखिए ट्रिक क्या है रिमेंबर रखने की, अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तब देखिए एक काम करिए, क्या है e टू द पावर ax साइन bx है, यही है। तो आप एक काम करिए, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते बट आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो आते, इसे डिफरेंशिएट करिए। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर ax, e टू द पावर ax साइन का करेंगे तो दिस इज नथिंग बट कॉज ऑफ bx प्लस ऑफ, और अंदर का करेंगे तो दिस इज b, और e टू द पावर ax का करेंगे तो a e टू द पावर ax साइन bx। समझ आया या नहीं? ठीक है, वैल्यू ले लीजिए, कौन सी कॉमन आ रही है, आप कहेंगे e टू द पावर ax की वैल्यू आ गई कॉमन। अब एक काम करिए, a वाली टर्म को सबसे पहले लिखिए, कौन सी, जैसे यहाँ a है ना पहले, a वाली टर्म को आपने सबसे पहले लिखा, a आता है देन b आता है ना, तो आपने कहा a वाली टर्म पहले लिखी, दिस इज a साइन bx प्लस ऑफ b कॉज ऑफ bx। अब एक काम करिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर से। दूसरी चीज, आपका क्वेश्चन का है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का थोड़ी ना है, तो आप क्या करेंगे, बस बीच का साइन रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो आंसर आ गया माइनस में। तो अब अगर आंसर की बात की जाए तो आपकी वैल्यू आ गई है ना, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इन द ब्रैकेट a साइन bx माइनस ऑफ b कॉस bx। अब ये आप कहेंगे सर इतना लंबा इस ट्रिक को याद करने से तो अच्छा हम याद ही ना करते, या ट्रिक को ही अपन ना करें रट लेते। देखिए ट्रिक सिर्फ इसलिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो और आपको वहां चीजें भूले नहीं, ये सिर्फ ट्रिक मैंने इसीलिए बताई। अब देखिए एक ही स्टेप में कैसे याद होता है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसके कारण हुआ। सबसे पहले क्या करते थे अपन, e टू द पावर ax कॉमन लेते थे तो लिया e टू द पावर ax, फिर क्या कर रहे थे a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर से डिवाइड, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर से डिवाइड। अब अपन कहेंगे कि e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन होगा a e टू द पावर ax होगा जिसको अपन कॉमन ले चुके हैं cos ऑफ bx। ठीक है, क्योंकि a वाली टर्म पहले लानी है तो अपन ने a वाली टर्म पहले लिख ली। आफ्टर दैट बीच का साइन की अपन बात करें तो बीच का साइन अभी क्या है, अपन डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं प्लस, और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि अब अपन को b का करना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे b साइन ऑफ b, साइन ऑफ bx। डिफरेंशिएशन करके क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस आ रहा है, क्यों, cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन bx, तो ये हो जाएगा।
मगर अब अपन ने क्या है, ये डिफरेंशिएशन करा, इसको इंटीग्रेशन में निकालना है तो यहाँ का साइन बदल देंगे। देखिए एक ही स्टेप में आपका फॉर्मूला आ गया। एक्चुअली होता क्या है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे देखिए ए साइन बी एक्स, तो आपने रट लिया मैं यहाँ ए यहाँ बी मानूंगा, फिर यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ पे कॉज है, यहाँ कॉज है, यहाँ साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ट्रिक अच्छी थी, या फिर आपको अगर नहीं अच्छी लगी तो आप अपने तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। ये मैंने मेरे तरीके से ध्यान रखा था, इसलिए मैंने इसको ध्यान जिस प्रोसेस से रखा वो आपको बता दी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात की जाए कि आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए तो फॉर्मूला है कि जब भी आप देखते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का जो वैल्यू रखते थे, आप क्या रख देते थे, यू इंटू डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड फंक्शन का एज इट इज। तो उसी प्रकार अपन इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसे कहते हैं अपन आइलेट रूल। मगर ये इसको आइलेट क्यों कहते हैं कि इसमें अपन प्रेफरेंस देना पड़ता है। यहाँ पे आप फंक्शन डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते थे और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते थे। डिफरेंशिएशन में assume any function as फर्स्ट एंड सेकंड। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है और सेकंड किसे मानना है वह इस रूल पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप देखिए कि जो दो आपको फंक्शन दिए हुए हैं उनमें से अगर पहला इनवर्स है तो सबसे पहले प्रेफरेंस फर्स्ट फंक्शन किसे कहेंगे, इनवर्स को, देन लॉगरिथमिक को, देन अलजेब्रिक को, देन ट्रिग्नोमेट्रिक को, देन एक्सपोनेंशियल को। लेट अस सपोज एग्जांपल, आपके पास आया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालिए। तो अब आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंशिएशन में तो आप किसी को भी मान सकते हैं, 1 इसे मान लीजिए, 2 इसे मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, मगर नहीं, मगर अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप इसी को ही फर्स्ट मानेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में अपने पहले आता है, देन अपना अगर बात की जाए देन अलजेब्रिक आता है। इसीलिए इस रूल को आइलेट रूल से ध्यान रखते हैं कि पहले प्रेफरेंस फर्स्ट फंक्शन किसे कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन उसे कहेंगे जो आइलेट रूल में सबसे पहले नंबर पे या इन नंबर्स पे आता है। जैसे अगर मैंने आपको कह दिया कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स का बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर की बात करें जाए तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसे कहेंगे फर्स्ट, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है। तो ऐसा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किया, आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हुआ आपका, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने मान लिया u और सेकंड फंक्शन मान लिया मैंने v और dx। तो इंटीग्रेट करें तो इसको ऐसा ध्यान रखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। इसको एज ए स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे तो बहुत सही याद होगा। कैसा, देखिए मैं बताता हूँ, बिना देखे आप भी ऐसे मेरे जैसे ध्यान रखिए। क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ऐसे ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। एक्चुअली में अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह डिफरेंशिएशन था या नहीं था, फिर ये इंटीग्रेशन में सेकंड था या नहीं था। तो इसको ऐसे याद रखिए कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ठीक है, इसी लॉगरिथमिक रूल से अगर अपन बात करें तो अपन log x का इंटीग्रेशन निकालते हैं कि log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ c। क्या होता है यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि भाई इसकी अगर अपन बात करें तो ये इंटीग्रेशन भी आपका किस रूल से आया है, आइलेट रूल से ही आया है। किससे आया, आपके आइलेट रूल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइलेट रूल से क्या आ जाता है, log ऑफ x इक्वल्स टू x log x माइनस x प्लस c। ये आप कहेंगे सर यही फॉर्मूला यहाँ इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये गेट में भी आ चुका है, ईएसी में भी बहुत बार आ चुका है, और अगर आप किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में बात करें जिनमें की न्यूमेरिकल जिसमें कि मैथ्स पोर्शन है उसमें यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि वे आइलेट रूल पे आपको इतना टफ दे नहीं सकते दो 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए आपको टफ तो देंगे नहीं, तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट log x पूछ लेते हैं और आपका आइलेट रूल चेक कर लेते हैं। आगे मूव करते हैं तो अब रूल आता है लेबिनिट्स रूल कि लेबिनिट्स रूल किसे कहते हैं। तो लेबिनिट्स रूल की अगर बात की जाए तो ये रूल भी कहीं अलग से नहीं आया है, ये रूल्स की भी अगर अपन बात करें तो ये अपने आइलेट रूल से ही आया है, बट इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको ध्यान रखने के लिए स्टैंडर्ड तरीके से बना दिया गया है ताकि आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करें। कैसे, लेट अस सपोज आपने बोला u इंटू आप v बोलते थे, u इंटू v dx बोलते थे। ये एक स्पेशल केस है, अगर u की वैल्यू लेट अस सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और अगर v की बात की जाए तो v की अगर e टू द पावर ax है, अगर sin ax है और cos ax है, मींस क्या क्या बोल रहा है वो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप सुनिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप यहां मत चले जाना कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला तो अपन एक काम करते हैं tan ax ले लेते हैं,
कॉजेक ए एक्स ले लेते, नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ ये स्टैंडर्ड है कि वी यू की वैल्यू जो है एक्स टू द पावर एन ही होना चाहिए और वी की वैल्यू जो है इनमें से तीन, इसके अलावा कोई और नहीं। आप टेन मत ले आना या कॉजेक मत ले आना या फिर सेक मत ले आना या फिर आप कहें कि मैं टेन ले आता हूँ, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू, क्या, ये वी इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स या फिर साइन ए एक्स या फिर कॉज ए एक्स, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करने गए तो मैं देखिए जो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ वही याद रखिए। आपने जैसे ये याद किया था, क्या रखा था आपने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो लिखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखिए मैं डैश से किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ऊपर डैश लगाते जा रहा हूँ तो मीन्स डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, और नीचे 1 2 3 मीन्स उतने टाइम इंटीग्रेशन। तो आप डिफरेंशिएशन को डैश से इंडिकेट करते हैं और 1 2 3 को इंटीग्रेशन से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए क्या बोला आपने, आपने कहा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा वैसा की वैसा ही लिख दिया मैंने, इनटू v1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस v1। अब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो अब लिख दीजिए अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहाँ से प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अल्टरनेट देख ही रहे आप, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन रख दीजिए। अब प्लस माइनस करने के बाद अगर आपकी बात करें तो ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ, आप सुनिए, अल्टरनेट प्लस माइनस के बाद पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते रहिए, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन बढ़ाते रहिए। इसका करा आपने तो एक बार डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन एक बार कर चुके थे तो एक बढ़ाएंगे, दो बार इंटीग्रेशन, प्लस ऑफ साइन को आप समझ ही चुके हैं। अब ये एक डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन और ये वाली वैल्यू इसका तीन बार इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ तीन बार डिफरेंशिएशन, चार बार इंटीग्रेशन। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व हो, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। लेट अस सपोज आपने कहा एक्स क्यूब ई टू द पावर ए एक्स का, लेट अस सपोज एक्स क्यूब ई टू द पावर ए एक्स का, तो ये वैल्यू कितने बार तक डिफरेंशिएट हो सकती है, आप बोलेंगे सर 3 टाइम डिफरेंशिएबल, ये कितने तक है, 3 टाइम डिफरेंशिएबल, तो आपका यहाँ तक फॉर्मूला यूज होगा, इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब जैसे ही फोर्थ टर्म पे जाएंगे तो आप कहेंगे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप 4 बार करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, तो इससे आगे जो भी वैल्यू आनी है वो जीरो आएगी, फर्स्ट थिंग। अब उन्होंने बोला कि सर ई टू द पावर ए एक्स की बात की जाए तो ई टू द पावर ए एक्स साइन ए एक्स कॉज ए एक्स में क्या प्रॉपर्टी है, इसीलिए इनको लाए हैं, इनको इसलिए लाए हैं कि आप इनको कितनी बार भी इंटीग्रेट करो, कितने बार भी इनको डिफरेंशिएट करो, उनकी वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आता। हाँ, माइनस साइन प्लस साइन का डिफरेंस आता रहता है, मगर आप कहेंगे तो और चीज में कोई अंतर ही नहीं आता, इसीलिए इन फंक्शन को यहाँ पे लिया गया और ये स्टैंडर्ड रूल बनाया गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रूल बहुत बार यूज होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। अगर आपको नई क्वेश्चन आया है तो आप जब वही सेम थिंग वेक्टर कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होने को मिलेगी। और आप जब लेबिनिट्स रूल, जब आप आइलेट रूल लगाते हैं और आइलेट रूल के बाद जब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर आपसे बहुत टफ हो जाता है, तब ये चीज के लिए रहता है कि यार ये अगर कंडीशन है तो आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करिए और आपकी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, आगे मूव करें, चलिए आगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं कि अगर ये बात किया जाए, देखिए ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, मगर फिर भी मैं इसका तरीका बता देता हूं कि आपको तरीका हुआ कैसे। अब आपको मैं कहूं लेट अस सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स डीएक्स, यही कहेंगे या कुछ और कहेंगे, ये बताइए, यही कहेंगे। अब आप कहेंगे कि दिस वैल्यूज कम आउट टू विद 2, ये वैल्यू हो गई कैंसिल, तो आपने ले लिया 2 कॉमन, वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स डीएक्स, बताइए यही हुआ। तो इस वैल्यू का आप करें, तो इस वैल्यू का आप किया जाए तो ये वैल्यू क्या हो गई है, इसको आप करेंगे इंटीग्रेट तो ये वैल्यू हो गई log ऑफ एक्स, ये हो गई 2, तो 2 log ऑफ एक्स इज नथिंग बट log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर था क्या, एक्स स्क्वायर ओवरऑल कुछ नहीं एफ ऑफ एक्स था। कैसे, मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मानी एक्स स्क्वायर, तो एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज एफ डेस एक्स कितनी, ट्वाइस ऑफ एक्स डीएक्स, और उसको इंटीग्रेट किया मैंने, ये दिया इंटीग्रेशन का साइन, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई log ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट log ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ आया, यही चीज को मैंने एज अ फॉर्मूला लिख दी, समझ आया, कुछ और नहीं किया था, यही किया था। ठीक है, चलिए आपको मैं दूसरी चीज समझाता हूँ कि सर दूसरे वाले केस में क्या हुआ था। दूसरे वाले केस में कहेंगे तो दूसरे वाले केस में कुछ और अलग से कुछ नहीं हुआ था। दूसरा वाला केस ये था, यहाँ पे देखिए, दूसरा वाला केस ये कहता है कि लेट अस सपोज करिए अगर मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, लेट अस सपोज इसे मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स डीएक्स, वैल्यू हुई ना यही, तो इसे करें तो आप क्या रहेंगे ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, तो इसका आप इंटीग्रेट किया आपने तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, यही हुआ, दो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो दिस इज नथिंग बट एक्स टू द पावर 4 by 4, एक्स टू द पावर 4 by 2। तो अब देखिए
मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू मान ली थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मान ली थी मैंने, एक्स स्क्वायर मान लिया था। मींस मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स और एन की वैल्यू हो गई थी 2। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए, यही हुआ था। चलिए अगर इसकी बात की जाए तो अब अपन ने जब इसको सॉल्व आउट करा तो यही सारी चीज हो गई। जब इसको एफ एफ एक्स की बात करें तो ये हो गई वैल्यू टॉइज ऑफ एक्स डीएक्स। तो कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्म को ध्यान रखना है। या तो देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म तो एक ये है और एक सबसे इंपोर्टेंट फॉर्म ये है, ये अपने गेट 2019 में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो अब उस क्वेश्चन का टेंशन ना लें, उस क्वेश्चन को मैं जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी, जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी, आपको मैं सारे न्यूमेरिकल क्या ही सेशन लेकर आने वाला हूँ। मगर आपको तब तक क्या करना है, आपको ये सारे फॉर्मूले एक साथ ध्यान रखने, क्योंकि आपको पता है आप फॉर्मूले की बात किया जाए तो फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे भी नहीं। तो आप सबसे पहले तो जब तक ये 10 दिन में मैं आपको फॉर्मूलेस लिखवा रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, आप एक दिन में एक पार्ट के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। एक दिन में देखिए कल डिफरेंशियल कैलकुलस का हुआ, उसके आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस के सारे फॉर्मूलेज और सारी चीजें बता रहा हूँ, आपको मेथड बता रहा हूँ। आपको ये सारी चीजें एक दिन में ध्यान रखनी है। आप उसको फिर ऐसे करते करते 10 दिन तक ये चलेगा। 10 दिन के बाद आपको मैं 4 से 5 दिन का गैप दूंगा। 4 से 5 दिन में आप अच्छे से अच्छी तरीके से उन फॉर्मूलेज को एक बार और रिवाइज कर लीजिए, फिर अपन न्यूमेरिकल सेशन लाएंगे। तो ये तरीका होता है मैं इसको पढ़ने का। अब अगर अपन बात की जाए तो e टू द पावर ए एक्स की बात की जाए तो दिस इज x टू द पावर a प्लस ऑफ c। ये सब फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन देखिए सबसे पहली ही क्लास में अपन ने ये सबसे पहले ही सेशन में अभी जब स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि हर जगह पर कांस्टेंट आएगा। ये देखिए हर जगह पर मैंने कांस्टेंट रखा है। क्यों? क्योंकि अपने पास इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अपने पास इंटीग्रेशन की किसी भी प्रकार से लिमिट नहीं है। इंटीग्रेशन की किसी भी प्रकार से लिमिट ना होने की वजह से ही अपन ने हर जगह पर ये चीजें यूज करी है कांस्टेंट को। क्या इससे क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मगर जैसे ही अपने पास लिमिट आ गई, लेट अस सपोज ए आ गई, ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ गई है तो अब इसमें क्या आंसर अपन कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब अपन कहीं से कहीं तक कांस्टेंट यूज नहीं करने वाले। तो पहली प्रॉपर्टी अगर अपन बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो ये है कि अगर अपन बात करें लेट अस सपोज अगर अपन बात करें तो इसकी बात की जाए ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की अगर अपन बात करें तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आपने इंटीग्रेट किया तो आप मान लीजिए लेट अस सपोज आपने बोला एक्स डी एक्स 1 से लेकर 2। तो एक्स का अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट इज 1 से लेकर 2, 1 बाई 2, 4 माइनस 1 यही होगा। ठीक है, दिस इज 3 बाई 2। ओके, अब मैंने बोला कि एक बार इसका उल्टी लिमिट ले लीजिए आप। आपने बोला 2 से लेके 1 एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये होगी तो वही एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 लेके 1। तो दिस वैल्यूज कम आउट टू बी 1 बाई 2, 1 माइनस ऑफ 4, दिस इज माइनस 3 बाई 2। तो आपने क्या देखा कि ओवरऑल कुछ नहीं हुआ है। अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट हो रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो कुछ नहीं हो रहा है। ओवरऑल जो वैल्यू है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, इस बार लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो कुछ नहीं, माइनस साइन का एक डिफरेंस आ रहा है बस। तो आप लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए आप ओवरऑल उनको याद करने का तरीका सुनिए। आप क्या कहेंगे कि लिमिट को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूं। कंडीशन बस ये है कि आपको एक माइनस साइन आगे यूज करना पड़ेगा। आप ए से बी जा रहे हैं तो उसे बी से ए कर सकते हैं। अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो उसे यहां से ए से बी कर सकते हैं। समझ आया? चलिए सेकंड थिंग, ये सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक प्रकार से आपका ब्रह्मास्त्र है। किसके लिए? ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है पूरे इंटीग्रेशन के लिए। कैसा है? सिर्फ आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जब भी आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर अगर अपन बात करें कि सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट ही नहीं रहते, तो सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा और आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बस डायरेक्ट इसको लगाइए। क्या? इसको ऐसा ध्यान रखिएगा क्या कि 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स उसकी वैल्यू सेम रहती है। कैसी? लिमिट तो सेम ही रखिए। फंक्शन के अंदर क्या लिख दीजिए? अपर लिमिट प्लस ऑफ लोअर लिमिट माइनस एक्स। दिस वैल्यूज कम आउट टू बी 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो ध्यान कैसे रखेंगे?
अपर लिमिट प्लस ऑफ लोअर लिमिट माइनस एक्स। फंक्शन के अंदर की बात करिए तो लिमिट की वैल्यू तो सेम रहेगी, जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर अपन उसकी बात करें तो उसकी वैल्यू आती है जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ध्यान कैसे रखेंगे, आपको इसे ही ध्यान रखना है कि लिमिट कुछ भी हो, अगर अपन से डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अपन यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। और क्या रहता है, अपर लिमिट प्लस ऑफ लोअर लिमिट माइनस एक्स रखना है फंक्शन में, आंसर आ जाएगा। अब क्या आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपसे पूछे कि कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है उसको बताइए। लेट अस सपोज आपसे मैंने पूछा बताइए एक्स स्क्वायर इवन है या ऑड है, तो आप यूं ही कह देते सर इवन है। तो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि एक्स की जगह पर, लेट अस सपोज ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पर आप एक काम करिए माइनस एक्स रखिए। तो आपने बोला दिस इज माइनस ऑफ एक्स, तो आपने जैसे ही इसकी जगह पर रखा तो माइनस ऑफ एक्स की जगह पर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बराबर आती है, किसके केस में, इवन फंक्शन के केस में। और ऑड के केस में क्या हो जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। कैसे, लेट अस सपोज आपने बोला एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, क्या बोला आपने, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स। और अगर मैं बात पूछूं आपसे एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स रखते हैं अपन, देखिए कैसे चेक करते हैं फंक्शन की बात की इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए। तो जैसे ही आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या वैल्यू होगी आपकी, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर आपकी बात ये है कि अगर माइनस साइन बाहर आ जाता है, अगर माइनस साइन बाहर आ जाए तो वह कौन सा फंक्शन हो जाता है, ऑड फंक्शन। मतलब ओवरऑल ऐसा ध्यान रखिए, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उससे ध्यान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी आप। इवन फंक्शन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन तो आपको पता है कि सर ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखे और वह उस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाए, मतलब वह खा जाए उसको, मतलब माइनस साइन का कोई इफेक्ट ही ना हो। तो इससे ध्यान रखिएगा रफ लैंग्वेज में। और अगर ऑड फंक्शन की बात करें तो वह माइनस साइन बाहर आ जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, वह उसमें अगर अपन बात की जाए तो वह अपने उसमें फंक्शन उसे खा नहीं पाता, तो उससे वह बाहर आ जाता है। समझ आया, चलिए अगर ये इसकी बात की जाए, ये फॉर्मूले की बात की जाए, माइनस ए से लेके प्लस ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की बात की जाए, तो ये प्रॉपर्टी देखिए डायरेक्ट याद करने के लिए ये आपको डायरेक्ट रिमेंबर रखना है। क्यों, क्योंकि जब आपके पास फॉर्मूले थोड़े से जब क्वेश्चन आता है तो आप ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये जो फॉर्मूले से आप इनको डायरेक्ट यूज करते हैं ना, तो आपको तभी याद होंगे, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम कम लेगा, वरना बहुत लेंदी हो जाता है। आप इसको करेंगे तो कुछ नहीं होता है। इसको इंटीग्रेट किया आपने, लेटर सपोज आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आई कुछ भी मान लीजिए, आपने बोला लेटर सपोज मेरे इंटीग्रेशन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से ही आई है, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मेरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जी ऑफ एक्स आई लेटर सपोज। अब आपने इसको अपर लिमिट रखा तो वैल्यू होगी जी ऑफ ए, और इसकी वैल्यू की बात की जाए तो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस। अगर इवन फंक्शन है तभी आता है 2 टाइम्स, और अगर ऑड फंक्शन है तो सेम वैल्यू होने की वजह से वह एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाती है और वैल्यू हो जाती है 0। ध्यान रखेंगे सभी लोग कि अगर फंक्शन ऑड है तब तो वह 2 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी, और क्या होगा, ये जो लोअर लिमिट है वह 0 में कन्वर्ट हो जाती है और अपर लिमिट सेम रहती है। ठीक है, क्या होता है, लोअर लिमिट जो है माइनस ए से 0 में कन्वर्ट हो जाती है और अपर लिमिट ए से ए में ही रहती है। ये किस केस में, व्हेन द फंक्शन इज इवन फंक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर बात की जाए 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आपका फॉर्म ये वाला है तो कुछ नहीं, मीन्स आपसे यहाँ पे 2 गुना है। तो ये 2 गुना वाली चीज क्या होती है, अभी क्या हो रहा था, ये माइनस है, इसको ध्यान से रखिए, ए कितना हो गया 2 है, तो मगर अलग अलग जगह पर ए है। इसमें अगर बात की जाए तो एक जगह पे 0 और यहाँ पे क्या है 2 है, मीन्स ए जो है 2 बार हो। तो उसमें अपन क्या करते हैं, अगर 2 बार है तो 2 यहाँ पे भी आगे आएगा, इसमें भी 2 बार था तो 2 यहाँ पर भी आगे आएगा। और इसके केस में 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ भी और यहाँ भी। अब जैसे आप क्या करते थे, इवन फंक्शन को ध्यान रखते थे। इवन फंक्शन क्या होता था, इवन फंक्शन होता था f of x is equals f of minus x is equals to f of x, एंड ऑड फंक्शन क्या होता था, f of minus x is equals to minus of f of x। तो आप ऐसा याद रखते थे, तो यहाँ पे क्या रख रहे हैं कि ओवरऑल वैल्यू सेम आना चाहिए, वैल्यू सेम आना चाहिए, वैल्यू सेम आती है तब जाके 2 टाइम्स होता है, और अगर वैल्यू माइनस टाइम आती है तो आपका 0 हो जाता है। तो ये याद हो गया। अब आपको कैसे याद रखना है कि फंक्शन के अंदर पहले क्या रखते थे, सिर्फ माइनस रख देते हैं तो इवन फंक्शन, और फंक्शन के अगर मैं वही लगाऊं अपर लिमिट प्लस ऑफ लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट क्या है 2a प्लस ऑफ 0 माइनस एक्स, यही वैल्यू हो गई। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता था कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता था या नहीं पता था। मैं बताता हूँ क्या ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आता है कि आप इससे कहें आइलेट रूल से लगा देता हूँ या फिर मैं इसे एक काम करता हूँ कोई और नहीं, ये फॉर्मूला लाप्लास मेथड से आता है, लाप्लास मेथड से आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लाप्लास मेथड से आता है। जब मैं आपको लाप्लास बताऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा। ये फॉर्मूला लाप्लास मेथड से आता है, मगर एक्चुअल में आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि आया कैसे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी साइन 80 अपॉन टी डी टी इक्वल टू पाई बाई टू आप यूं इसे निकाल ही नहीं पाएंगे। देखिए, निकालने के लिए तो इसकी बहुत सारी मेथड है, मगर एक्चुअल में सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसका लाप्लास मेथड है। आप इस आइलेट या किसी से निकालिए, इसका आंसर ही नहीं आएगा आपसे। ठीक है, ये आपसे अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही आएगा, मगर आप इसे जब लाप्लास से निकालते हैं तब जाके इसका आंसर आता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अभी भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, ये फॉर्मूला गेट में 3 से 4 बार आ चुका है। 1 मार्क क्वेश्चन में ये 3 से 4 बार आ चुका है। पहले की बात की जाए तो 2007 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। उसके बाद से ये अलग अलग ब्रांचेस में 1 मार्क्स के लिए तो 4 से 5 बार आ चुका है। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सिंपल सी बात यह है, रिडक्शन फॉर्मूला मींस ओवरऑल ये है कि अगर आपकी मान लीजिए वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x dx, ये लीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि सर इसको ऐसा कर सकता हूँ, साइन टू द पावर 4x साइन एक्स dx, ऐसा करके कर सकते हैं। आप इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके कब तक इसे सॉल्व करेंगे? तो इन्हीं के लिए आपका आया है रिडक्शन फॉर्मूला। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये आपके, और देखिए आप समझ सकते हैं कि जब आपको मैं ये सारी चीजें एज अ फॉर्मूला एज अ क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोचिए आपको जब मैं पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स की सारी चीजें पढ़ाऊंगा या फिर आपको प्लस में पढ़ाऊंगा या फिर मैं आपको एज अ भी आपको क्रैश कोर्स के बाद न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, तो आप सोचिए कितने ज्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अपन। तो कुछ नहीं करना है आपको, मुझसे जल्द से जल्द जुड़िए और अपना कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिएगा, क्योंकि आप इस कूपन कोड से आपको फायदा ये है कि हमारी टीम के द्वारा जो आपको प्रीमियम ग्रुप्स बनाए गए हैं, प्रीमियम ग्रुप जो बनाए गए हैं, आप जब ये कूपन कोड यूज करते हैं और हमें बताते हैं, देन आपको उस प्रीमियम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि स्टार्टिंग से जब से आपने गेट की स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना से लेकर जब तक कि आपका गेट में सिलेक्शन नहीं होता है तब तक को आप हम वहाँ पर ऐड करेंगे। वहाँ पर हमारी टीम के जितने भी फैकल्टीज हैं, गेट में जो 8 फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, सारी की सारी फैकल्टीज वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, आपको लाइव इंटरेक्शंस वगैरह का एडवांटेजेस है, जैसा कि आपको लॉन्चिंग के डे सारी चीज़ें बताई गई हैं। बट इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि मेरा कूपन कोड आपको ये पल्लव लाइव यूज़ करना है। आप जैसे ही पल्लव लाइव यूज़ करेंगे मुझे आप बताइएगा, उसको मैसेज करिए मुझे कि सर मैंने ये किया है, तो मैं आपको वहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूँगा। बट विदाउट उसके में हम आपको वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगर अपन बात की जाए इसकी, तो कुछ नहीं होता है, 2 तरीके होते हैं। एक कि n की वैल्यू हो सकती है इवन हो और n की वैल्यू हो सकती है ऑड। इवन हो मींस n इक्वल्स टू मान लीजिए 6 है, ऑड हो मींस n इक्वल्स टू मान लीजिए 5 है। तो कुछ नहीं, अगर इसकी बात की जाए तो मल्टीप्लाई कब करना है पाई बाई 2 का, पहले तो मैं ये बताता हूँ। मल्टीप्लाई जब ही करना है जब n इवन हो, जब n इवन हो तभी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा करिए। देखिए, लेट अस सपोज पहले तो मैं आपको बताता हूँ n मान लीजिए ऑड है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो आप नीचे से चालू करिए। 5 4 मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। आप इससे नीचे तो आगे जा ही नहीं सकते आप, तो आप यहाँ पे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा 8/15, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे ऑड है। मगर n की वैल्यू मान लीजिए 6 है, n की वैल्यू मान लीजिए 6 है, आपकी वैल्यू n की वैल्यू 6 है, तो आप क्या लिखेंगे? नीचे से चालू करेंगे। 6 5 4 3 2 1, ये मल्टीपल में है। तो अब आपने बोला n की वैल्यू 6 है मींस इवन है, आप जैसे ही पाई बाई 2, दिस इज योर आंसर। आप जितने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, इनको अपन रिडक्शन फॉर्मूलाज कहते हैं। ये हुआ फर्स्ट थिंग। सेकंड तरीका ये भी तो हो सकता है कि कॉज और साइन जो है एक दूसरे के मल्टीपल में हो। सही बात है, कॉज और साइन दूसरे के मल्टीपल में हो, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या है। रिडक्शन फॉर्मूले के लिए कंडीशन ये है कि लिमिट जो है वह हमेशा 0 से पाई बाई 2 ही होना चाहिए।
लिमिट कुछ और नहीं होना चाहिए, लिमिट हमेशा 0 से π/2 ही होना चाहिए। तो आप मान लीजिए लेट अस सपोज आपकी वैल्यू है 0 से π/2, लेट अस सपोज 0 से π/2 cos टू द पावर 4x sin टू द पावर 3x है। क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए 7। अब एक प्रकार से देखा जाए तो अपन ऐसे चल रहा है 6 4 2, एक एक कम करके जा रहे हैं, तो 7 5 3 2 ऐसे ही जाएंगे ना अपन, 7 5 3 2। ऊपर में जाएं तो ऊपर में अगर अपन बात करें तो इससे एक कम मीन्स m-1 दैट इज 6 फिर 4 फिर 2। इसमें जाएं अपन तो 3 है तो 3 से एक 1 इज 2। अब अगर बात किया जाए तो इसकी कंडीशन में ध्यान रखिए, लोग जनरली गेट में यही मिस्टेक कर आते हैं कि हाँ कि इसमें जब वैन बोथ m एंड n आर इवन तभी π/2 से मल्टीप्लाई होगा। क्या है? अगर दोनों m और n की जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर अपन cos टू द पावर mx sin टू द पावर nx dx है, तो अगर बात करें m और n अगर दोनों इवन है, अगर m और n दोनों इवन है, उसी ही कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, अगर m और n दोनों इवन है उसी ही कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि आप π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी कंडीशन में आप π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चाहे m इवन हो n ऑड हो नहीं करेंगे, n और इवन हो m ऑड हो नहीं करेंगे, m और n दोनों ऑड हो नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब दोनों की दोनों π/2 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब दोनों की दोनों इवन हो। समझ आया कि नहीं आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ये। तो ये जो रिडक्शन फॉर्मूलेज हैं ये आपके शॉर्टकट फॉर्मूलेज हैं, और जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स है जिसमें भी मैथ्स आता है और ईएससी एग्जाम से, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें ये फॉर्मूला नहीं आया। चलिए आगे मूव किया जाए, चलिए आगे मूव करते हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, तो अपन निकालना चाहते हैं द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। मींस ओवरऑल चाहते क्या है? अपन ये चाहते हैं कि लेट अस सपोज ये y इक्वल्स टू f ऑफ x है और ये है मान लीजिए x। अब मेरी कर्व जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसकी बात किया जाए लेट अस सपोज ये a है, ये मान लीजिए अपना b है, मींस ये है x इक्वल्स टू a, ये अपना x इक्वल्स टू b। तो मैं चाहता हूँ कि कर्व की जो वैल्यू है यहाँ से a से लेके b के बीच में मैं लेंथ ऑफ द कर्व निकाल सकूं कि ये जो कर्व है उसकी लेंथ कितनी है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इज नथिंग बट रूट ओवर a से लेके b रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स अपन पहले कहाँ पढ़ चुके हैं निकालना? डिफरेंशियल कैलकुलस में। कहाँ पढ़ चुके हैं अपन? डिफरेंशियल कैलकुलस में। और उस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन की मदद से अपन क्या कर रहे हैं? अपन पूरे लेंथ ऑफ द कर्व निकाल पा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये एप्लीकेशन पार्ट कहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये हो सकता है कि आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ था, हो सकता है आपको ऐसा दे कि x जो है किसी फंक्शन ऑफ t में दिया और y जो है फंक्शन ऑफ t दिया हो, मींस मान लीजिए x इक्वल्स टू साइन t और y इज इक्वल्स टू मान लीजिए cos t है, और t की वैल्यू मान लीजिए लेट अस सपोज 0 से π/2 है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो इसे कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मींस जो दो वेरिएबल हैं, वो जो दो वेरिएबल हैं वह उन वेरिएबल को किसी एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में अपन लिख पाए तो उसे कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे उसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखते हैं उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है a से लेके b रूट ओवर dy बाई dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर dt। कुछ नहीं है, t की जो वैल्यू है उसके अपन ने लिया है और यहाँ पे सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पर अपन दोनों का कर देंगे क्योंकि दोनों x पे डिपेंड, दोनों जो है x और y t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो x t पर डिपेंड, x y t पर डिपेंड, दोनों का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे y सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा था, देखिए ना, तो सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन कर पाए। याद करने के तरीके हैं, देखिए आपको मेरे से याद करने के तरीके और सिली मिस्टेक्स को ही सीखना है। अगर आप ये सारी चीजें सीख गए तो आपके सही चीजें हो जाएंगी, क्योंकि याद करने के बहुत सारे तरीके, आप किसी भी तरीके से याद करिए, मगर जो सिंपलेस्ट तरीका जो मैंने याद करा था अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे याद करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये तरीका ठीक था या नहीं था, आपको जो भी लगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। लेंथ ऑफ द पोलर कर्व। पोलर कर्व क्या हो गया? लेट अस सपोज r इज इक्वल टू आपको दे दिया साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आपको बोल दी π/2 से, थीटा की वैल्यू 3π/2 में लेंथ ऑफ द कर्व बता दीजिए। तो आप ऐसे केसेस में क्या बोलेंगे? आपको पता है कि ऐसे केसेस में क्या लेंथ ऑफ द पोलर कर्व का क्या होगा, कि क्या लेंथ निकलेगी? इधर आपने देखा कि सर मेरे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का पता है, मेरे को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पता है, मगर मेरे को सर किसी भी प्रकार से ये इस टाइप के जिसमें थीटा वगैरह आता है, आर वगैरह आता है, उससे नहीं पता है। तो इसी को अपन पोलर कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इसके केसेस में कुछ नहीं होता, इसकी वैल्यू हो जाती है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 रूट ओवर r स्क्वायर प्लस ऑफ डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर डी।
थीटा। किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी टफ फॉर्मूले नहीं है, आप इनको सिर्फ याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आप ध्यान रखिए मेरे से, वर्डों को अभी भी ध्यान रखिएगा कि आप इन फॉर्मूले को 10 दिन में डेली रिवाइज करिए। जैसे कल डिफरेंशियल किया है तो उसके सारे फॉर्मूले रटिए, आज ये हैं उनके सारे फॉर्मूले ध्यान रखिए। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, और आप जब इन फॉर्मूले से उन क्वेश्चंस को करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब मैं आपको डायरेक्ट अभी फॉर्मूले के बाद डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल कराने लग जाऊं, आपको टाइम ना दूं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ये कौन सा फॉर्मूला है। इसीलिए आपके लिए ये क्रैश कोर्स लेकर आया गया है कि आप इस क्रैश कोर्स का जितना फायदा हो उसको सही तरीके से ले। सही तरीका यही है। किसी अगर बात की जाए किसी और सब्जेक्ट की बात किया जाए तो उसमें आपको पहले थ्योरी अगर बताएं तो साथ में उसके न्यूमेरिकल कराए जा सकते हैं, मगर मैथ्स में ये है कि जब तक आपको सारे फॉर्मूले नहीं पता, इंटरलिंक्ड होकर मैथ्स किया जाता है, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता देता तो ये आपका देखिए डिफरेंशिएशन आ गया। तो पहले आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। वेक्टर की बात कही जाए तो वेक्टर में तो किसी भी प्रकार से इंटीग्रेशन आना ही नहीं चाहिए, मगर नहीं, वेक्टर भी तभी सॉल्व हो सकता है जब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता हो या फिर डिफरेंशिएशन पता हो आपको। क्योंकि जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे, आप जब कर्ल निकालेंगे तो आप डिफरेंशिएशन का भी यूज होंगे। तो इसीलिए आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। एक बार सारे फॉर्मूले याद रखे फिर देखिएगा मैं आपको कितने टफ न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है। लेट अस सपोज एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें। लेट अस सपोज यही आपका कर्व है, दिस इज y एंड दिस इज x। इसकी बात की जाए, लेट अस सपोज दिस इज x इक्वल्स टू a, दिस इज नथिंग बट x इक्वल्स टू b। अब आपने इससे लेट अस सपोज ये आपका यहाँ से यहाँ तक कर्व है, अब आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया। अब सोचिए ना, जब आपका ये कर्व है आप इस एक्सिस के अबाउट इसे पूरा की पूरा रोटेट कर देते हैं। देखिए रिवॉल्व करना मींस व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। ये आपका कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x। लेट अस सपोज ऐसा समझिए ये एक लाइन है मेरी, ये इसको समझिए ये आपका कर्व है, इसको आपने रोटेट किया मान लीजिए इस लाइन के अबाउट, कौन सी x एक्सिस के अबाउट। तो आप क्या कहेंगे, ये मैंने ऐसा रोटेट कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, आपका क्या एक वॉल्यूम जनरेट हो गया है ना रिवॉल्व करने की वजह से। इसी को कहा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्योंकि रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि अपन ने ये जो लाइन है इसको रिवॉल्व करा है। और अगर आपसे बात करूं इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों का है, क्योंकि जब आप इसे रिवॉल्व करेंगे तो इससे अंदर क्या है, एक सॉलिड आपको वॉल्यूम मिल रहा है, उसी का आपसे वॉल्यूम पूछा है कैसे निकालेंगे। तो ये बिना इंटीग्रेशन के नहीं होगा। आप देखिए लेट अस सपोज ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसको आपने ऐसा रिवॉल्व कर दिया तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया या नहीं, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो वही निकालने का तरीका है। कैसे निकालते हैं, दिस इज नथिंग बट सिंपली आप इसको ऐसा समझिए कि यहाँ का अगर मेरे को एरिया अगर पता चल जाए, ये एक मैंने एलिमेंटल स्ट्रिप मानी है, इसका अगर मैं एरिया मान लूँ पाई वाई स्क्वायर, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम द लिमिट ए से लेके बी, तो दिस इज द कर्व। ये देखिए ये आपका हो गया पाई बाय स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज नथिंग बट dx इज नथिंग बट लेंथ। तो वही तो है। और अब आप सोचेंगे कि सर अगर करना ही था तो इसे पाई वाई स्क्वायर dx क्यों किया है। आप इसे डायरेक्ट आप एक काम करिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एल कर दीजिए। देखिए एल डायरेक्ट इसलिए नहीं करा है क्योंकि जो y जो है वह वेरी हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ x, और इंटीग्रेशन कहता ही है कि अगर कोई भी चीज किसी दूसरे वेरिएबल के हिसाब से, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से अगर वेरी होता रहता है कंटिन्यूअसली, तो इंटीग्रेशन यूज होना है। देखिए ना यहाँ पे y जो है, यहाँ पे देखिए इस y की वैल्यू x पे यहाँ पर है, जैसे x वेरी हो रहा है वैसे वैसे y वेरी होते जा रहा है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप कटेगी और उस एलिमेंटल स्ट्रिप की ही मदद से इंटीग्रेशन होगा और वॉल्यूम निकलेगा। तो ये अपन ने किसके केस में पढ़ा, जब अपन उससे रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, जब अपन उससे रिवॉल्व वाई एक्सिस करेंगे तो इज नथिंग बट पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। जिस एक्सिस के अबाउट अगर अपन बात करें तो उस कर्व की लेंथ कहां से कहां तक है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, तो आपने यहाँ कर दिया dx a से लेके b। इसकी बात किया जाए कि अपन इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो a से लेके b, यहाँ पे चलो इसको मैंने c माना है तो यहाँ पे c ले लीजिए, इसलिए d हो गया, तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हर चीज का आपको पोलर कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि उस चीज को अपन पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे यूज करते हैं। लेट अस सपोज ये बताया था उन्हें, जब लेंथ ऑफ द कर्व आपको पोलर कोऑर्डिनेट में बताया है तो वॉल्यूम भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, कि अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ द रिवॉल्यूशन निकालना है तो वह कैसे निकलेगा। तो दो चीजें होती है, जिसे आप उसमें एक्स एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम
रोटेट करके उसके जो कर्व है उसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके वॉल्यूम निकालते थे, जब उसे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करके वॉल्यूम निकालते थे तो उसका फॉर्मूला ये आता था। सिमिलरली अगर अपन बात करें, अगर अपन स्पेरिकल इसकी बात किया जाए, अगर अपन पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो उसको जब अपन रिवॉल्व करते हैं तो उसके दो फॉर्मूले आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग, इसको ऐसा ध्यान रखना, मैं बताता हूँ इसको एक प्रकार से ऐसे ध्यान रखिए, 2π/3 ये इसकी बात किया जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको तो आप ऐसे याद रखिए सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। देखिए याद करने का तरीका है ये, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही फॉर्मूला ऐसा ही निकला है, नहीं निकला है कैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या याद करेंगे इसको कि सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4π/3, अगर स्पीयर का होता है तो हेमिस्फीयर का डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट 2π/3 r3। चलिए ठीक है, अगर अपन बात करें तो इसको ऐसा मान लीजिए कि ये आपका थीटा इक्वल टू 0 एक्सिस है, तो ये हो गया आपकी थीटा। तो इस एक्सिस की अगर बात करूं तो इस एक्सिस के अगर अबाउट अगर आप वॉल्यूम को तोड़ो तो कौन सा आएगा, साइन थीटा। इस एक्सिस के अबाउट आएगा कॉस थीटा। तो कुछ नहीं, मुझे किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इनिशियल एक्सिस, मींस थीटा इक्वल टू 0, ये इनिशियल एक्सिस ही तो है, तो क्या हो जाएगा 2π/3 r³ साइन थीटा डी थीटा। और अगर मुझे रिवॉल्यूशन निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट तो सेम लिखिए, क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज नथिंग बट 2π/3 r³। आप सुनिए थीटा इक्वल टू 90 के अबाउट पे बात करें तो थीटा का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वॉल्यूम का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, आप कहेंगे कॉस थीटा कंपोनेंट, डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। ठीक है, सारी चीजें समझ आ रही हैं। देखिए फिर से एक बार सभी लोगों को मैं ये कह दे रहा हूं कि आप इस क्रैश कोर्स को जितना शेयर कर सके करिए, क्योंकि जब आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तभी आपके दोस्त लोग भी जब अपने न्यूमेरिकल सेशंस आएंगे उन न्यूमेरिकल सेशन में पार्ट ले पाएंगे, और उनकी गलतियों से, उनकी स्पीड से, उनके हार्डवर्क से आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसे आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा इसे शेयर करिए, और देखिए 10 दिन में पूरे स्टार्टिंग से टिल एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप 10 दिन मेरे साथ रहेंगे तभी आपको पूरा पता चलेगा कि ओवरऑल मैथ्स में कितना चीज़ आती है। आधे से ज़्यादा लोग, जितने लोग अगर आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको इंटीग्रल कैलकुलस के ये सारे फॉर्मूले एक साथ आपको कभी पता थे, यस और नो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं देखूं और फिर आपको आपका लेवल जान सकूं, और आपको आगे के जब न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाए जाए तो आप उनका ध्यान रख के लाया जाए कि आपको किस टाइप से लाना है। ठीक है, तो जरूर मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को ये जो फॉर्मूलेज हैं कितने लोगों को पता थे, कितने लोगों को नहीं पता थे, ताकि मैं आपका जो आने वाले सेशन है उसमें जब न्यूमेरिकल कराऊं तो उस लेवल के क्वेश्चन लाऊं। कि अगर आपको मोस्टली लोगों को ये फॉर्मूले पता है तो देखिए क्या टफ लेवल के आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूं मैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बेस से स्टार्ट करते हुए टफ पे जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको टफ नहीं कराऊंगा, मगर आपका लेवल बिल्कुल जीरो से एंड तक लेकर जाऊंगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फॉर्मूले वगैरह पता थे या नहीं थे। तो आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छी लाइन है, अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कितनी अच्छी लाइन है। क्या आप देखिए, आप चाहते हैं कि मैं पीएसयू में जाऊं, मैं गेट एग्जाम क्लियर करूं, या मैं किसी भी एग्जाम की बात करें कि आप मुझे ईएस ऑफिसर बनना है, तो वह सिर्फ मैजिक से नहीं होगा कि आप आज सोच रहे हो और कल मैजिक होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए आपको बहुत पसीना बहाना है, उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बहुत अधिक हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो ये सारी चीजें आपको करना है। तो आप ये ना सोचे कि मैजिक होगा, आप हार्ड वर्क करिए, अभी से लग जाइए मेरे साथ, तब तक आप गेट का एग्जाम नहीं क्लियर होता है। आप मुझसे स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहिएगा, मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि आप जब गेट एग्जाम देने जाएंगे, आप सिली मिस्टेक्स जो आप जनरली करते हैं उन सिली मिस्टेक्स को जब आप भूल जाएंगे, मैं हमेशा सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देता हूँ, तो उन सिली मिस्टेक्स को जब आप भूल कर पेपर देने जाएंगे और आप वहां पर सिली मिस्टेक किसी भी प्रकार से आप नहीं करेंगे, तो आप देखिएगा आपका लेवल इतना अच्छा रहेगा, आपको इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आएंगे। कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से एंड तक मेरे से जुड़े रहना है। ठीक है, और लास्ट थिंग कि आप लोगों को क्या करना है, मेरा ये कूपन कोड पल्लव लाइफ को जैसे ही आप लोगों किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं, ठीक है, आप जैसे ही किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं आपको ये कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। जैसे ही आप ये कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को हमारे साथ ही हमारे इसी कूपन कोड को इसलिए यूज करना है क्योंकि इससे हमने जो भी आप लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज लाया है, जैसे कि आपको प्रीमियम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आके आपको गेट और ईएससी, एसएससी, जेई, यूपीपीएससी, एई, एनएलसी, जो भी उससे रिलेटेड डाउट रहे आप हमें 24 आवर्स में कभी भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे टीचर्स हमेशा रहेंगे, हमारे बाकी सभी लोग रहेंगे, आप उसको डाउट आपको 24 आवर्स में जरूर क्लियर किया जाएगा।
एसी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर आपसे लाइव इंटरेक्शंस होगा, आपसे वीकली इंटरेक्शंस होंगे उसमें। हर टीचर्स जो है मंथ के इन द एंड में आपसे सभी लोगों से लाइव मिलेंगे, आपको फेसबुक पे अब सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आपको डेली डीपीपी मिलेंगी वहाँ पे डेली प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कुछ नहीं, आपको हमारे कूपन कोड को यूज़ करना है। क्या यूज़ करोगे आप? पल्लव लाइव।